1946 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया, जैसे 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, और राजा को कहा क्विट कश्मीर। महात्मा गांधी ने कहा पागल हो गए हो यार, अंग्रेज तो दूर विलायत से आया था इसलिए हम कहते थे क्विट इंडिया, राजा तो वहीं का है, डोगरा है, वहां का सन ऑफ सॉइल है, वो थोड़ा ही घर छोड़ के जाएगा। लेकिन शेख नहीं माना, क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया, उसको चलाया, राजा ने उसको राजद्रोह के आरोप में नजरबंद कर लिया। वो नजरबंद हुए तो नेहरू जी पहुंच गए कश्मीर, उनकी एब्सेंस में उस मूवमेंट को लीड करने, क्योंकि वो शेख के साथ अपनी दोस्ती चाहते थे। शेख के साथ उनको दोस्ती करने का शौक इसलिए चल रहा क्योंकि जिन्ना ने शेख को 2 दफे बेइज्जत कर दिया था। जिन्ना सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को मुसलमानों का एक छत्र नेता मानते थे, वो किसी दूसरे लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, सच एन एरोगेंट एसओबी। तो शेख क्योंकि एक पॉपुलर लीडर था वैली का, तो वो जब भी जिन्ना के साथ किसी भी बात पे बात करने आते थे, शेख जिन्ना कहते थे एक बार पाकिस्तान बनेगा फिर डिस्कस करेंगे। शेख यूज्ड टू फील ह्यूमिलिएटेड। एक बात और भी थी, शेख को पाकिस्तान से बहुत एश्योरेंस नहीं महसूस होती थी। जैसा मैंने कहा, रास्ते सीधे रावलपिंडी और सियालकोट जाते थे, तो सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है कश्मीर में, कामकाज ठप हो जाता है, खेतीबाड़ी नहीं होती है, तो वहां के लोग मजदूरी करने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट आते थे। ये कश्मीरी मुसलमान थे जो निरक्षर थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, भोले भाले थे। ये बड़ा ह्यूमिलिएट होते थे इन पंजाब की मंडियों में। इनको हाथों हाथों कह के बुलाया जाता था, ये हेड लोडर्स थे, इनको चीट कर लिया जाता था, ये गिन विन नहीं सकते थे, इनकी रोजी मार ली जाती थी, इनको मूर्ख बनाया जाता था, इनके ऊपर जोक्स कस दिए जाते थे। शेख को बुरा लगता था कि ये जो पंजाबी मुसलमान है बड़ा अग्रेसिव है, बड़ा बूरिश है, और वो सच भी साबित हुए। उन्होंने जो बंगालियों का हाल किया इस पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश अलग हो गया, पंजाबी मुसलमान की डोमिनेशन स्वीकार नहीं की। उनको लगता था कि हम छोटे मोटे साइज का कश्मीरी मुसलमान, ये जब पाकिस्तान बनेगा ये तो निकल जाएगा हमको, तो कहीं के नहीं रहेंगे भोले वाले कश्मीरी। तो उनको पाकिस्तान से ये भी भय था। उधर नेहरू ने दोस्ती निभाई, अपना पहुंच गए उनकी एब्सेंस में क्विट कश्मीर मूवमेंट लीड करने। राजा ने उनको भी गिरफ्तार किया, 3 दिन बाद सीमा के बाहर जाके छोड़ दिया कि दोबारा मत आइएगा। ये नेहरू जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं भारत के, पूरे भारत के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इनको कोई राजा गिरफ्तार करके 3 दिन नजरबंद करके छोड़ दे, इनके लिए तो बड़ा अपमान का विषय है। बहुत सेंसिटिव थे अपने स्टेटस को लेके, तो इन्होंने मन में ग्रंथि पाल ली थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, इसको सबक सिखाना है। दोस्तों, अभी आपने कश्मीर में कुछ समय पहले तक के सेना पर पत्थर चलाए जाने और तमाम सारे ऐसी चीज़ें देखी होंगी, गतिविधियां देखी होंगी जो राष्ट्र के खिलाफ थी और सनातन के खिलाफ थी। और आपको जानकर यह और हैरानी होगी कि यह फसल किसी और ने नहीं बोई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोई थी, सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए और एक राजा से, हिंदू राजा से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। इस ढीले ढाले रवैये का खामियाजा 4 लाख कश्मीरी विस्थापित पंडित आज भारत में दर बदर ठोकरें खाकर झेल रहे हैं, और दूसरी ओर 40% कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, अवैध कब्जे में है। हम ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि उस वक्त ईश्वर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में हमें एक लौह पुरुष दे दिया था, जिसने पूरे देश को तो एक किया ही, हैदराबाद के निजाम जैसे दुष्ट की बुद्धि ठिकाने कर उसे भारत में विलय करने पर विवश कर दिया था। उधर नेहरू की कहानी आप स्वयं कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुशील पंडित जी के शब्दों में सुनिए कि क्या क्या खेल माँ भारती के साथ उस संकट काल में पंडित जी खेल रहे थे। आजादी के बाद हम सब जब पूछते हैं कि भारत को किसने बांटा, तो कांग्रेस कहती है अंग्रेज ने बांटा। भारत को किसने बांटा? अंग्रेज ने बांटा। आप ऑपोजिशन से पूछते हैं भारत को किसने बांटा, तो कहते हैं कांग्रेसियों ने बांटा, इन्होंने मंजूर की। पहले कहते थे कि हमारी लाश पे बनेगा पाकिस्तान, और बाद में इन्होंने ही 3 जून को एग्रीमेंट किया कि हां जी बना लो पाकिस्तान।
और इस डिबेट में कि अंग्रेज ने बांटा कि कांग्रेस ने बांटा, आप साफ बच के निकल जाने का रास्ता किसको देते हैं? मुस्लिम लीग को, जिसने 1940 में यह प्रस्ताव पास किया, जिसने देश भर में दंगे कराए, जिसने इस पूरी की पूरी थियोरी को गढ़ा और उसके लिए सड़क पर हिंसा की, और जिसके लिए अंग्रेज को फिर मौका मिला कि वो एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आया। जब इलेक्शंस हुए थे 1946 के, उसमें अंग्रेज ने तो वोट नहीं दिया था ना मुस्लिम लीग को। उसमें पाकिस्तान का जो पूरा प्रोपेगेंडा था, कैंपेन था पार्टीशन के लिए, उसको चलाने वाली मुस्लिम लीग थी। उसका विरोध करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस थी। यह कॉन्टेस्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में था। तो जहां जहां मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली, उसने प्रूव किया कि यहां के मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं। सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 96% से ज्यादा पाकिस्तान के हक में वोट पड़े। जो मुट्ठी भर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां नहीं पड़े, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो इन्हीं के पाकिस्तान में ही गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो भले ही अमेरिकन एंड एंग्लो इंटरेस्ट सर्व होता था, लेकिन उसका विलिंग टूल कौन बना? मुस्लिम लीग, जिन्ना। उन्होंने कैन ओपनर का काम किया। उन्होंने वो मानसिकता पनपाई, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और हम राजनीतिक तू में यहां से जो कल्प्रिट है उसको एस्केप रूट दे देते हैं और अलगाववाद को अनजाने में सैंक्टिफाई करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है उसको लेजिटिमाइज करते हैं, उसको इंडाइट नहीं करते हैं, उसको दोषी नहीं बनाते हैं, उसको बच निकलने का रास्ता देते हैं। इस डिबेट में ये सेंसिटिविटी रखना बड़ा जरूरी है। तो ठीक है, अब वापस लौटते हैं जहां पर चर्चा से हम थोड़ा डाइग्रेस हुए थे कि रियासतों का जब एकीकरण होना था तो सरदार पटेल को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त तक आते आते सारे देश भर में जो रजवाड़े थे उनको साम दाम दंड भेद करके मना लिया, सिवाय निजाम हैदराबाद के। और नेहरू जी ने कहा था कि साहब कश्मीर तो मैं देखूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया, जैसे 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट था ना। और राजा को कहा क्विट कश्मीर। महात्मा गांधी ने कहा पागल हो गए हो यार, अंग्रेज तो दूर विलायत से आया था इसलिए हम कहते थे क्विट इंडिया। राजा तो वहीं का है, डोगरा है, वहां का सन ऑफ सॉइल है, वो थोड़ा ही घर छोड़ के जाएगा। लेकिन शेख नहीं माना, क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया, उसको चलाया। राजा ने उसको राजद्रोह के आरोप में नजरबंद कर लिया। वो नजरबंद हुए तो नेहरू जी पहुंच गए कश्मीर, उनकी एब्सेंस में उस मूवमेंट को लीड करने, क्योंकि वो शेख के साथ अपनी दोस्ती चाहते थे। शेख के साथ उनको दोस्ती करने का शौक इसलिए चर्राया क्योंकि जिन्ना ने शेख को 2 दफे बेइज्जत कर दिया था। जिन्ना सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को मुसलमानों का एक छत्र नेता मानते थे। वो किसी दूसरे लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। ही सच एन एरोगेंट एसओबी। तो शेख क्योंकि एक पॉपुलर लीडर था वैली का, तो वो जब भी जिन्ना के साथ किसी भी बात पे बात करने आते थे, शेख जिन्ना कहते थे एक बार पाकिस्तान बनेगा फिर डिस्कस करेंगे। शेख यूज्ड टू फील ह्यूमिलिएटेड। एक बात और भी थी, शेख को पाकिस्तान से बहुत एश्योरेंस नहीं महसूस होती थी। जैसा मैंने कहा, रास्ते सीधे रावलपिंडी और सियालकोट जाते थे, तो सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है कश्मीर में, कामकाज ठप हो जाता है, खेतीबाड़ी नहीं होती है, तो वहां के लोग मजदूरी करने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट आते थे। ये कश्मीरी मुसलमान थे जो निरक्षर थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, भोले भाले थे। ये बड़ा ह्यूमिलिएट होते थे इन पंजाब की मंडियों में। इनको हाथों हाथों कह के बुलाया जाता था। ये हेड लोडर्स थे,
इनको चीट कर लिया जाता था, ये गिन विन नहीं सकते थे, इनकी रोजी मार ली जाती थी, इनको मूर्ख बनाया जाता था, इनके ऊपर जोक्स कस दिए जाते थे। शेख को बुरा लगता था कि ये जो पंजाबी मुसलमान है बड़ा अग्रेसिव है, बड़ा बूरिश है। और वो सच भी साबित हुए, उन्होंने जो बंगालियों का हाल किया इस पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश अलग हो गया, पंजाबी मुसलमान की डोमिनेशन स्वीकार नहीं की। उनको लगता था कि हम छोटे मोटे साइज का कश्मीरी मुसलमान, ये जब पाकिस्तान बनेगा ये तो निकल जाएगा हमको, तो कहीं के नहीं रहेंगे भोले वाले कश्मीरी। तो उनको पाकिस्तान से ये भी भय था। उधर नेहरू ने दोस्ती निभाई, अपना पहुंच गए उनकी एब्सेंस में क्विट कश्मीर मूवमेंट लीड करने। राजा ने उनको भी गिरफ्तार किया, 3 दिन बाद सीमा के बाहर जाके छोड़ दिया कि दोबारा मत आइएगा। ये नेहरू जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं भारत के, पूरे भारत के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इनको कोई राजा गिरफ्तार करके 3 दिन नजर बंद करके छोड़ दे, इनके लिए तो बड़ा अपमान का विषय है। बहुत सेंसिटिव थे अपने स्टेटस को लेके। तो इन्होंने मन में ग्रंथि पाल ली थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, इसको सबक सिखाना है। मेरा ऐसा मानना है शायद कश्मीर इन्होंने इसीलिए अपने साथ रखा। शेख अब्दुल्ला से दोस्ती निभानी थी, महाराजा को सबक सिखाना था। तो महाराजा जब शेष भारत के साथ रियासतें विलय कर रही थी, महाराजा बार बार कहता रहा, भाई मेरे साथ भी वार्ता कर लीजिए, जरा तय कर लेते हैं कश्मीर के विलय को। तो नेहरू ने कहा, हम आपको कुछ नहीं मानते, आपके साथ वार्ता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक आप शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करके वार्ता के लिए नहीं भेजेंगे, आपके साथ वार्ता नहीं होगी, पीरियड। महाराजा के लिए यह अपमानजनक था। शेख उनकी हिरासत में है राजद्रोह के आरोप में। तो यह मामला लटक गया, इस वजह से निजाम का मामला लटक गया, क्योंकि निजाम हट पे था कि नहीं, मैं भारत में नहीं मिलूंगा। और नेहरू उस पर किसी कार्रवाई करने से कतराते थे। पटेल ने यह भी होते देखा कि रजाकार जो मिलिशिया थी निजाम की, वो उसकी हिंदू प्रजा पर, हैदराबाद स्टेट की, भेड़ियों की तरह छोड़ दी गई। मारकाट मचाई उन्होंने, लूटा, उनको भगाने की कोशिश की कि वो विस्थापन करें अपना हैदराबाद स्टेट से। ये सब रस्साकशी चल रही थी। और इसमें जिन्ना को लगा कि उनका जो प्रोजेक्ट था भारत में एक और पाकिस्तान पैदा करने का, वो फेल हो रहा था। उस प्रोजेक्ट का एक साक्ष्य हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में है। आप वहां जाएंगे तो आपको साउथ पाकिस्तान का एक मैप मिलेगा। जैसे ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, तो आदिल शाही, निजाम, आरकोट, कोल्हापुर, इन सबको मिला के पेनिनसुलर इंडिया में एक साउथ पाकिस्तान का भी विचार था। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान उतनी कंसंट्रेशन में नहीं थे, तो इसलिए वहां रैटक्लिफ लाइन नहीं बन पाई। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के बाहर प्रिंसली इंडिया में मुसलमान की कंसंट्रेशन थी, तो वो सोच रहे थे प्रिंसली स्टेट्स का एक साउथ पाकिस्तान बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब जब जिन्ना का धैर्य जवाब दे गया, तो उन्होंने कश्मीर पर किया आक्रमण 22 अक्टूबर को। और उससे पहले महाराजा की फौज में जो मुसलमान सैनिक थे, उनमें विद्रोह करा दिया, उसमें घुसपैठ कराई। तो महाराजा की सेना बहुत वीक हो गई, तितर बितर हो गई। महाराजा ने इमीडिएटली नेहरू जी से मदद मांगी कि साहब कश्मीर की रक्षा कीजिए। नेहरू जी ने टका सा जवाब दिया कि साहब आप देश का हिस्सा नहीं है, हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए। तो नेहरू जी ने एक बिना शर्त विलय का पत्र हस्ताक्षर करके भेज दिया, और नेहरू जी ने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे जब तक शेख लेके नहीं आएंगे। तो 24 अक्टूबर तक कश्मीर जल रहा था, तहस नहस हो रहा था, और कोई सैन्य मदद नहीं मिल रही थी। तो राजा ने 26 अक्टूबर को बिना शर्त शेख अब्दुल्ला को हिरासत से निकाल के उसके हाथ एक विलय पत्र दिल्ली भेजा। और यहां भी पटेल की हट से सेनाएं मोबिलाइज की गईं, और 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना प्रविष्ट हुई हवाई मार्ग से, और कश्मीर को बचाया जा सका।
तो एक युद्ध शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 27 अक्टूबर 1947 को। इमेजिन, 3 महीने हुए हैं अभी भारत को स्वतंत्र हुए, जान छोड़ो कह के पाकिस्तान बनवाया, वो पाकिस्तान फिर जान पे आ बना इन लेस देन 3 मंथ्स। ऐसा तब होता है जब आप फिरौती अदा करते हैं अपनी सलामती के लिए, आप शांति खरीदने की कोशिश करते हैं, तो आप रास्ता दिखा देते हैं अपने शत्रु को कि मेरी कमजोरी कहां है। अगर आपको मुझसे कुछ उगाहना है, कुछ उगलवाना है, तो इस तरह से हिंसा के माध्यम से आप मुझसे कंसेशंस ले सकते हैं। हिंसा के माध्यम से आपने कंसेशन दिया पाकिस्तान, हिंसा करने वो चढ़ दौड़ा फिर से कश्मीर लेने। ये इसका बैकग्राउंड है। युद्ध शुरू हुआ, भारत ने पाया कि यहां तो पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान यही नाटक करता रहा कि ये तो पठान हैं, ये कबायली हैं, इनकी रेड हुई है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बाद में ये प्रूव भी हो गया कि ये पाकिस्तानी सैनिक कबायलियों के वेश में आए थे। लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध बंद नहीं किया, भारत ने भी युद्ध को युद्ध की तरह नहीं लड़ा। 1.25 साल ये युद्ध चला। 1 जनवरी 1949 तक भारत 60% कश्मीर फ्री करा चुका था पाकिस्तानी चंगुल से, कि अचानक प्रधानमंत्री ने एक तरफा युद्धबंदी की घोषणा कर दी। अभी 40% कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है, सेना के, भागती हुई सेना है लेकिन अभी भी उनके कंट्रोल में है। हमारी सेना ने कहा कि हमें कुछ हफ्तों की मोहलत दीजिए, हम पूरा कश्मीर मुक्त करा लेंगे। नेहरू जी ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, यूएन जाएंगे। मैंने पूछा कुछ लोगों से कि ऐसा नेहरू जी ने क्यों किया, उन्होंने कहीं लिखा नहीं है। लेकिन एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने पता लगाया और मुझे कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शेख अब्दुल्ला को मालूम था कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसकी लोकप्रियता कश्मीर घाटी तक है, क्योंकि कश्मीर घाटी का मुसलमान कश्मीरी बोलने वाला मुसलमान, शेख अब्दुल्ला कश्मीरी बोलने वाले मुसलमान। उन्होंने कहा कि उरी के बाहर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, पुंछ के उस तरफ, राजौरी के उस तरफ जो मीरपुर का क्षेत्र है, वहां कोई कश्मीरी बोलता नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान में कोई कश्मीरी बोलता नहीं। तो उन क्षेत्रों को लेके हम क्या करेंगे भाई, बाद में हमको इन्हीं जगह चुनाव लड़के सरकार बनानी है, चीफ मिनिस्टर बनना है। जिन क्षेत्रों में आपको कोई मानता नहीं उसको राज्य में क्यों जोड़ें? तो नेहरू जी को कहा था ये मेरे से नहीं संभलेंगे। नेहरू जी ने कहा ठीक है, इसको पाकिस्तान को दे देते हैं। तो जिस बात को लेके हम रोते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें मेरा आग्रह रहता है कि कृपया उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया कहिए। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत को आया था, आधा पौना कटा फटा नहीं आया था। वो भारत का हिस्सा है, वो किसी सुदूर कश्मीर राज्य का हिस्सा नहीं है। इसमें अपनी मानसिकता झलकती है। जब आप कहते हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो हम सोचते हैं कि है कोई कश्मीर सुदूर उत्तर में प्रांत, उसका कोई हिस्सा पाकिस्तान चला गया है। नहीं। आपने सुना कि राजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी इसके लिए राजी नहीं हुए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नेहरू जी राजी नहीं हुए, क्योंकि वो राजा हरि सिंह से नाराज थे। उनकी नाराजगी देश से भी बड़ी थी, राष्ट्र से भी बड़ी थी। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर राजा हरि सिंह के कहने पर कश्मीर का विलय किया जाता तो आज जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका अस्तित्व न होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत में होता। और जिस तरह भारत के अन्य राज्य शांति और सामंजस्य के साथ भारत में रह रहे हैं, उसी तरह कश्मीर भी होता। लेकिन नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती निभाने के लिए कश्मीर को किस तरीके से तबाही के जबड़े में ढकेल दिया। आप जानते हो कि आज भी 4 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी हिंदू दर बदर की ठोकरें भारत में ही खा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब माझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। कुछ ऐसा ही हश्र नेहरू ने कश्मीर का किया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर बदल रहा है। फिर भी जितने लंबे समय तक कश्मीर दुर्दशा का शिकार रहा, अव्यवस्था का शिकार रहा, अराजकता का शिकार रहा, उसको ठीक होने में, ठीक करने में
समय तो लगने वाला है ही। यानी हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि कश्मीर की बर्बादी के लिए, तबाही के लिए नेहरू सीधे सीधे कई तरीके से जिम्मेदार थे। आपने सुशील पंडित जी को सुना, जो कि स्वयं कश्मीर के तमस की पीड़ा के शिकार रहे हैं और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।